नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है और उस जजमेंट में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई हैं। और ये जजमेंट जो है डोमेस्टिक वायलेंस के केस को लेकर आया है और ये जजमेंट ठीक वैसा ही है जैसा हमने पहले अपने कई वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो हमने पहले भी कई बार बताया है, फिर वही बात मैं रिपीट करता हूँ। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि हमारा वीडियो सुनने के बाद कितने लोगों ने प्रैक्टिकली इस चीज़ को कोर्ट में मतलब इन्फोर्स करवाने की कोशिश करी है। हमने कोशिश करी कि नहीं करी, बात सिर्फ इतनी सी है। रिजल्ट क्या आया हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि रिजल्ट फिर ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज वी द विमेन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हम भारत की महिलाएं बनाम भारत संघ, ये केस का टाइटल है। ये 2021 में फाइल की गई थी, रिट पिटिशन फाइल की गई थी। ये कोई एनजीओ है महिलाओं का और इस एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लगा के ये कहा कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, जो घरेलू हिंसा मामलों में जो प्रोटेक्शन ऑफिसर संरक्षण अधिकारी जो होता है, जो अपॉइंट किया जाता है, तो कई जगह ऐसी है जहाँ पर कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की काफ़ी कमियाँ हैं, मतलब वो अवेलेबल ही नहीं है। तो ये इस एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लगाई और कहा कि प्रोटेक्शन ऑफिसर के अपॉइंटमेंट बढ़ाए जाए, हर जगह पर इनको अवेलेबल रखा जाए ताकि जो महिलाएं हैं जिनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है उनको बचाया जा सके, उनके साथ घरेलू हिंसा ना हो, उनको प्रताड़ना से बचाया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिट पिटिशन को मतलब एक्सेप्ट किया, अलाउ किया और साथ में ये कहा कि जो प्रोटेक्शन मतलब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है ये, ठीक है। जो अब मैं एक इम्पोर्टेंट बात जो बोलने जा रहा हूँ वो हमारे काम की है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होता है, जब उसको अपॉइंट किया जाता है किसी केस में, तो वो उसकी पूरी इंक्वायरी करता है, जहाँ पर घरेलू हिंसा हुई है वो वहाँ जाता है, उसकी जांच करता है और उस मुद्दे से संबंधित लोगों के बयान वगैरह भी वो लेता है, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था, उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बात कही थी कि डोमेस्टिक वायलेंस केस में जांच होनी चाहिए। चेन्नई हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट ऐसा ही दिया था और उसमें कहा था कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा वो मामले की जांच करेगा। हमने इसी चीज़ को लेकर आपको बहुत पहले एक वीडियो में आरटीआई के बारे में बताया था कि अगर हमारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस लगता है तो हम सीधा उसको लड़ना शुरू ना करें। हम सीधे जैसे ही हमको पता चलता है कि घरेलू हिंसा का मुकदमा हम पे लगा है या हमें कोर्ट का नोटिस मिलता है, हम सीधे आरटीआई फाइल करें और उसके बाद जो है जब हम अपियर हों कोर्ट में और जवाब का समय ले लें। इधर जवाब का समय जब तक आता रहेगा तब तक वहाँ से जानकारी निकल के आ जाएगी। उसके बाद हम उस जो रिपोर्ट लगाई गई है उसको चैलेंज करें, ठीक। हम ये ना सोचें कि इसको चैलेंज करने से क्या होगा, टाइम की बर्बादी है, पिटिशन खारिज हो जाएगी, इन चीज़ों पर दिमाग ना लगाएं। इस पर दिमाग लगाएंगे तो लड़ नहीं पाएंगे। आप तो उसको चैलेंज कीजिए। चैलेंज करने का आधार यही है कि ये रिपोर्ट किस आधार पर बनाई गई है, क्योंकि उसका एक इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं कि उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं तो उसको हटा दिया जाए। जो जो केस है उससे, जो कोर्ट की फाइल है उससे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। आपको मजिस्ट्रेट के जिस कोर्ट में केस चल रहा है वहीं पर पिटीशन फाइल करनी है और वहाँ पर दो चीज़ें आपको लागू करनी है। एक तो ये कि ये रिपोर्ट फर्जी है, दूसरी आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर को निशाने पे ले लेना है। आप जब आरटीआई लगाएंगे तो उसमें आपको ये भी पूछना पड़ता है कि इसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन है, उसका नाम क्या है, उसका पद क्या है, उसके पिता का नाम, उसका मोबाइल नंबर। उसमें बहुत सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। कई लोगों ने खुद ने आरटीआई बना के लगा दी तो उसमें बहुत सी मिस्टेक थी, हमको बताई, हमने वो मिस्टेक करेक्ट करवाई, ठीक है। तो अगर आपको वो चीज़ नहीं आती है तो आप किसी की हेल्प लें, खुद से ना करें, क्योंकि वो एक बार ही छोड़ा गया तीर है, वो अगर गलत छूट गया तो वो सही नहीं हो सकता। इसलिए तो इसमें हम जो
राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जानकारी मांगेंगे, उसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन है, क्या है, इसके बारे में ही पूछेंगे। उसके बाद इसको चैलेंज कर दीजिए और प्रोटेक्शन ऑफिसर को चेंज करने की एप्लीकेशन लगा दीजिए कि इस प्रोटेक्शन ऑफिसर को चेंज किया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो है बायस्ड है, न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर चेंज होता है दोस्तों, ध्यान रखना। ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं और कई हमारे जान पहचान वाले लोगों ने लड़े भी हैं। हमारे एक मित्र हैं, वो गांधीनगर गुजरात में रहते हैं। 4 प्रोटेक्शन ऑफिसर को चेंज करवाया उन्होंने, 4, और 4 प्रोटेक्शन ऑफिसर को चेंज कर करके जुडिशरी थक गई, परेशान हो गई। जुडिशरी ने महिला को ही बोल दिया कि तुम केस हार जाओगे, तुम्हारा पति बहुत शातिर है। उसने 4 प्रोटेक्शन ऑफिसर चेंज करवाए हैं। उनको अपनी तरफ नोटिस जारी किया उसने अपने वकील के माध्यम से कि तुमने गलत DIR रिपोर्ट बनाई है, तुमने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन फॉलो नहीं करी, तुमने जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोविजन देकर रखा उसको फॉलो नहीं किया है, और तुमने बस बैठे बैठे रिपोर्ट बना दी है। तो तुम्हारी जो रिपोर्ट है फर्जी है। रिपोर्ट बनाने के पहले तुमने हमसे कांटेक्ट नहीं किया, हमारा पक्ष जानने की कोशिश नहीं की। तुमने डिक्लेरेशन दे मारा कि अरे महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है, तो मामला पंजीबद्ध किया जाए, मामले को दर्ज किया जाए, रजिस्टर्ड किया जाए। इस तरह हमारे मित्र ने 4 प्रोटेक्शन ऑफिसर को बदलवा दिया। एक तो सस्पेंड हो गए, किसी का ट्रांसफर करवा दिया उसने। तो जब केस आगे बढ़ने ही नहीं दिया हमारे फ्रेंड ने, बार बार वो उसी एक ही कड़ी पे वार कर रहा था। जहां कोई नया प्रोटेक्शन ऑफिसर आता वो फिर एक पिटीशन लगा देता। जहां आपका केस चल रहा है वहां से पिटीशन हो सकता है खारिज हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस चलता है। उसके ऊपर सेशन कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है। यहाँ तक आप जा सकते हैं। अगर आप गरीब हैं तो आपको वहाँ मुफ्त का वकील मिल जाएगा, और अगर आप में खुद में सामर्थ्य है लड़ने का तो किसी छोटे मोटे वकील की हेल्प लेके पिटीशन ड्राफ्ट कीजिए, खुद ही खड़े हो जाइए, एविडेंस दिखाइए कोर्ट को, और जो बहस आप कर सकते कीजिए, आपको पक्का कोर्ट सपोर्ट करेगी। ठीक है, आप सोचते हैं कि कोई वकील कर लें, हमारी पिटीशन खारिज ना हो जाए, ऐसा वैसा, लड़ने का आप में दम होना चाहिए बस। और जब इस स्टेज पर आप पहुंचेंगे, ये केस आगे बढ़ेगा ही नहीं, सिर्फ इतनी स्टेज में कई साल निकाल देगा ये केस, और इससे कहीं ना कहीं ये भी साबित होना शुरू हो जाएगा कि ये केस जो है ये झूठा केस है, फर्जी केस है ये। और उसके बाद फिर आप पूरे केस को चैलेंज कर सकते हैं, पूरी पिटीशन को चैलेंज कर सकते हैं कि पूरा झूठा मामला बनाया गया है। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि आपका जो केस है, मतलब जो आप पे केस लगा है वो खारिज हो जाए। क्योंकि ऐसा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, अब हम की बात करें, मतलब जो आप लोग वकील कर लेते हैं, तो वही कहानी है कि केस लग गया है, अब अपन केस लड़ेंगे, हम आपको न्याय दिलाएंगे। आपका वकील यही डायलॉग मारता है। फिर क्या होता है, जो पिटीशन लगी है उसका रिप्लाई आपको देना है, जो इंटरिम मेंटेनेंस के लिए डोमेस्टिक वाले में जो पिटीशन लगी है, जो एक्सपायरी होता है, उसका रिप्लाई दो। ये चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है, इसका रिप्लाई दो, उसका रिप्लाई दो, और इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड हो जाता है आपकी सैलरी के अनुसार, जो भी जज डिसाइड करता है। और वो जो भी डिसाइड हुआ हो, देना तो आपको ही है। अगर महीने का 2000 भी डिसाइड हुआ है, साल का 24,000 रुपये होता है, और जब से आप लड़ रहे हैं उसी दिन तो डिसाइड नहीं होता, वो डिसाइड भी होता है 1-1.5 साल बाद। मतलब एक मोटा अमाउंट आपको वाइफ को एक बार में देना ही पड़ेगा। कहीं 5,000 हुआ तो फिर साल का 60,000। इस तरीके से एक नई परंपरा शुरू हो जाती है। फिर आपका वकील आपका माइंड गेम खेलता है कि हाँ अभी तो इतना दे दो, अभी तो उतना दे दो, अपन खारिज करवा लेंगे, अभी दो तो सही तुम। फिर बाद में आपका वकील बोलता है अरे कंप्रोमाइज कर लेते हैं। पूरी तरीके से आप एक मकर जाल में फंस जाते हैं। और अभी भी जैसे जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, अभी भी आपके केस डोमेस्टिक वाले से चल रहे हैं, अभी क्रॉस एग्जामिनेशन में बात नहीं पहुंची है, तो आप उसके पहले प्रोटेक्शन ऑफिसर को चैलेंज कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं। और अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में बात पहुंच चुकी है तो आप प्रोटेक्शन ऑफिसर को कॉल कीजिए, रिकॉल कीजिए, कोर्ट के द्वारा उसको बुलवाइए, उसका भी क्रॉस एग्जामिनेशन कीजिए। घरेलू हिंसा के जितने भी मामले कोर्ट में चल रहे हैं वो ख़त्म ही नहीं होते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है,
मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया है, पक्ष का वकील हो विपक्ष का वकील हो, दोनों पार्टियों को इधर से उधर घुमाते रहते हैं, क्योंकि ख़त्म कहाँ पर हो, ख़त्म वहाँ पर होगा जब सब कुछ एविडेंस हो जाएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा, तब जाए ख़त्म होगा। और फिर उसमें जो भी कोर्ट को लगता है कि झूठा केस था, सच्चा जजमेंट देगी, झूठा साबित होते ही आपका मेंटेनेंस कैंसिल हो जाता है। और इस यही कारण है कि उस केस को कोई चलाता ही नहीं आगे तक, क्योंकि सबको पता है चलाएंगे खत्म हो जाएगा, खत्म होते ही वाइफ का मेंटेन खारिज। अगर घरेलू हिंसा को आप झूठा साबित कर दें तो उस एक केस की सहायता से आप 498 को भी खत्म कर सकते हैं, आप 125 को भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि कहानियां जो होती हैं इन सभी केसों की, अगर किसी महिला ने केस लगाया है तो कहानियां सेम रहती हैं, कहानी में फर्क नहीं रहता, एक ही कहानी पे 4-10 5-5 केस लग रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में वही कहानी है, 498 और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की जो FIR होती है उसमें वही कहानी होती है, धारा 125 का केस लगा देती है भरण पोषण का, उसमें वही कहानी होती है, अगर वो डाइवोर्स का लगा देती है उसमें वही कहानी होती है। 406, 506, 323, 294 इन सब में वही कहानी रहती है, मारा पीटा, खाना नहीं देता था, शोषण करता है, फलाना ढिमका, तो कहानियां सब में सेम है। एक भी केस अगर आपने जीत लिया, आप बाकी सब केस बहुत जल्दी जीत जाते हैं, ये प्रैक्टिकली ऐसा हुआ है, कई लोगों ने खुद केस लड़े। ठीक है, ये बात भी सही है कि हमारे पास टाइम नहीं रहता, हम नौकरी पेशा हैं, बिल्कुल सही बात है, मगर आप कम से कम इतना तो कीजिए कि जिस वकील को से आप केस लड़वा रहे हैं उसे क्लियर बोल दिया कीजिए शुरुआत में कि देखो भैया मैं इस तरीके से केस लड़वाना चाहता हूँ आपसे, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात मानेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। ऐसा ना हो कि आप मुझे मरवा दें, इसलिए मैं आपको शुरुआत में बता रहा हूँ कि भाई साहब आप मेरे वकील हैं, मैं आपसे इस तरीके से केस लड़वाऊँगा, क्योंकि मुझे भी कानून का नॉलेज है, भले मैं वकील नहीं हूँ। तो इस तरीके की बात आप जो है अपने वकील से बोल सकते हैं। जब क्लियरली उसको ये बात बोलेंगे ना, वो ऑटोमेटिक जो है वो समझ जाएगा कि ये बंदा तेज तर्रार है, इसको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आप उसके बाद जाते हैं वकील साहब देख लो बचा लो, ऐसा वो समझ जाता है कि ये गंवार है, इससे जितना वसूल सकते हो माल वसूलो, चलने दो इसके केस को। तो जो सुप्रीम कोर्ट का आज की जजमेंट है उसमें फिर वही बात साबित हो रही है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो कोई मतलब एक रबर स्टाम्प नहीं है, उसकी ड्यूटी है, और वो अगर नहीं निभा रहा है तो फिर ये केस जो है ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये हमारी बात एक बार फिर आपको समझ में आई होगी, और जैसा मैंने बताया है उस तरीके की स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं ये केस आप जीतेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि घरेलू हिंसा के मुकदमे को 60 दिन में ख़त्म करना अनिवार्य है। अब 60 दिन छोड़िए 6 साल में ख़त्म नहीं होता है, और आप भरण पोषण दे देकर ख़त्म होने लग जाते हैं। अगर 60 दिन में डिसाइड हो जाए तो काहे का भरण पोषण, 60 दिन में साबित हो जाएगा घरेलू हिंसा हुई ही नहीं है, फिर किस चीज़ का भरण पोषण। मगर इसको लंबा खींचा जाता है, पूरा एक रैकेट काम कर रहा है, एक बिजनेस चल रहा है, इंडस्ट्री चल रही है। तो जो कानूनी स्टेप्स हमने बताए हैं इनको उठाएं, आपको इसमें रिलीफ जरूर मिलेगा। आपका वकील नहीं लड़ सकता है तो आप खुद लड़ें या वकील चेंज कर लें, क्योंकि इसके अलावा तो कोई ऑप्शन दोस्तों नहीं होता, या तो वकील चेंज कर लें आप या खुद लड़ लें आप, ठीक है। और जब आप पे केस चल रहे हैं तो अपने केस को लेकर थोड़ा निगरानी बनाए रखें कि फाइल में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ऐसा नहीं कि वकील बोले कि आज ऐसा हुआ आज वैसा हुआ और आप उसकी बातों पे यकीन करते जा रहे हैं, और बाद में फिर कोई मिलता है तो आप दुखड़ा रोना शुरू कर देते कि अरे यार हमारे वकील ने हमको बेवकूफ़ बना दिया। तो जब कभी भी आपका केस चल रहा हो तो अपने केस की अपडेट पर नज़र रखें कि क्या चल रहा है, कहाँ फाइल पहुँची है, क्या होने वाला है और क्या हो चुका है, तभी आप केस जीत सकते हैं। और जो बातें हमने बताई उस पर अमल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत